हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारा कम्युनिटी सिलेबस से लिया गया है और इसमें चैप्टर है हमारा 9। तो उसमें नेक्स्ट डिजीज की बात हम करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोक। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक वाली, तो उन्होंने बताया टर्म स्ट्रोक सिनोनियम एपोप्लेक्सी। तो एपोप्लेक्सी जो प्रॉब्लम होती है उसी का सिनोनियम होता है, यानी कि उसी का पर्यायवाची चाहिए होता है। तो अप्लाई द एक्यूट सीवियर मैनिफेस्टेशंस ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज। तो ये जो होता है, ये हमारी जो अप्लाई होता है, ये जो अप्लाई यानी कि ये जो शब्द जो हमारा इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा जो सेरिब्रोवास्कुलर जो हमारी डिजीज होती है, यानी कि रक्त वाहिनियों से संबंधित जो हमारी बीमारी होती है, उसके बारे में ये शब्द बोला जाता है, जो कि हमारा जो स्ट्रोक बोला जाता है या फिर इसको एपोप्लेक्सी बोली जाती है। ठीक है, इट कॉज बोथ फिजिकल एंड मेंटल क्रिपलिंग। तो ये इसके कारण हम जो पेशेंट होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग या अपाहिज हो सकता है। इसी की वजह से मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डब्ल्यूएचओ ने जो डिफाइन किया स्ट्रोक के लिए, उन्होंने बताया रिपीटेड डेवलप्ड क्लिनिकल साइन एंड फोकल डिस्टर्बेंस ऑफ द सेरिब्रल फंक्शन लास्टिंग मोर देन 24 आवर लीडिंग टू डेथ विद द अपरेंट कोज अदर देन द वस्कुलर ओरिजिन। तो इन्होंने बताया, यानी कि जो डब्ल्यूएचओ है, जो हमारी संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो हम परिभाषित किया इस चीज को, उन्होंने बताया है कि ये मतलब कि रिपीटली बहुत ही तेजी से विकसित होने वाले जो हमारे क्लिनिकल यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं, और हमारा डिस्टर्बेंस होता है सेरिब्रल फंक्शन में, यानी कि ब्रेन के अंदर होने वाले फंक्शन में किसी तरीके की गड़बड़ी दिखाई देती है, और बहुत ही तेजी से क्लिनिकल लक्षण इसके जो दिखाई देते हैं, तो लास्टिंग मोर देन ये 24 घंटे तक रह सकते हैं और डेथ भी इनसे हो सकती है। तो ये डब्ल्यूएचओ द्वारा ये चीज प्रमाणित की गई है कि स्ट्रोक जो है वो इस तरीके की चीज होती है, स्ट्रोक जो है वो इस तरीके की डिजीज हमारी होती है, जो कि हमारी जो ब्लड वेस्कुलर होती है वहां की ये बीमारी होती है, और ये शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान को अपाहिज कर सकती है, और ये बहुत तेजी से इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और जो हमारा सेरिब्रल यानी कि ब्रेन का जो फंक्शन होता है उसमें ये डिस्टर्बेंस पैदा करती है, और 24 घंटे ये हमारी प्रॉब्लम रह सकती है और इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके जो कारण है हमारे, वो वस्कुलर ओरिजिन के सिवा और कोई कारण इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ ब्लड वेसल्स की समस्या मिलेगी, इसके अलावा जो कोई और कारण नहीं होता। ब्लड वस्कुलर ही जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि वेसल्स के अंदर ही किसी प्रकार की जब रुकावट होती है, खून की नलियों के अंदर ही किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, स्ट्रोक ही बोला जाता है। 24 घंटे में की जो चीजें होती है डिफाइन किया जाता है, इसमें जो हमारी ट्रांसिट इस्कीमिया यानी कि टीआईए, ठीक है, तो टीआईए का जो अटैक होता है तो उससे परिभाषित किया जाता है। टीआईए का क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव ट्रांसिट एस्केमिक। एस्केमिक क्या हो जाती है, हमारी जो ब्लड सप्लाई की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जो स्ट्रोक होगा, जो रुकावट हो जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेस्कुलर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा किसी भी ऑर्गन तक, ना ब्लड पहुंच पाएगा ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसिट एस्केमिक अटैक की जो चीजें होती हैं वो इससे बाहर होती हैं। ठीक है, तो वो हमारी चीज अलग हो जाती है, और ये हमारी जो स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी अलग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रोक इंक्लूड ए नंबर ऑफ सिंड्रोम्स विद डिफरेंट डिफरिंग एटियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, दीज आर लिस्टेड बिलो। तो इन्होंने बताया है कि स्ट्रोक के अंदर जो है बहुत सारे सिंड्रोम जो है इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, यानी कि स्ट्रोक जो होता है उसके अंदर बहुत सारे सिंड्रोम इंक्लूड होते हैं, जो कि अलग अलग जिनकी इटियोलॉजी यानी कि जिनका अनुमान अलग लगाया जाता है, महामारी विज्ञान अलग है, और उनके जो उपचार है वो भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जो कि नीचे लिस्ट में दिए गए हैं। जैसे कि सुप्रा आर्कोनॉइड हैमरेज, सुप्रा आर्कोनॉइड्स जो हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली लेयर के बीच की जगह होती है, वहां पर ब्लीडिंग हो जाना किसी प्रकार की। सेरिब्रल हैमरेज, तो सेरिब्रल एरिया होता है ब्रेन का, उसके अंदर अगर आपने एनाटॉमी ठीक से की है, नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये सही से समझ आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एनाटॉमी में जाकर के ब्रेन का चैप्टर आप कवर कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि सुप्रा आर्कोनॉइड लेयर हमारी कहाँ होती है, वो हेमरेज कहाँ होता है, सेरिब्रल एरिया हेमरेज कहाँ होता है, तो वहां से ब्लीडिंग होना सेरिब्रल एरिया से, और सेरिब्रल एरिया जो होता है उसमें थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, यानी कि किसी प्रकार के जो ब्लड क्लोट होते हैं, ब्लड के थक्के जो जम जाते हैं, किसी प्रकार की रुकावट ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, ऑक्यूलेशंस ऑफ द प्री सेरिब्रल आर्टरीज, तो प्री सेरिब्रल आर्टरी के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आ जाना, और ट्रांसिट सेरिब्रल इस्केमिक ऑफ मोर देन 24 आवर, तो 24 घंटे से ज्यादा सेरिब्रल एस्कीमिया यानी कि सेरिब्रल हिस्से में ब्लड का ना पहुंचना 24 घंटे से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा, ये डिफाइन किया गया कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है उसके नाम से परिभाषित हुआ, लेकिन इसमें जो अंडरलाइनिंग जो हमारी पैथोलॉजी है इन द ब्रेन इज नॉट ऑफ द डिटरमाइंड। तो इसके अंदर जो हमारी अंडरलाइन की गई जो पैथोलॉजी जो हमारी इसके अंदर होती है ब्रेन की, वो इसके अंदर शामिल नहीं की गई, यानी कि इसके अंदर सिर्फ कार्डियोवास्कुलर की डिजीज हमारी बीमारियां शामिल है, इसके अंदर जो विकृति होती है हमारे ब्रेन की वो इसके अंदर शामिल नहीं होती, यानी कि डिसऑर्डर जो है वो शामिल नहीं है, सिर्फ डिजीज से रिलेटेड सिर्फ बीमारियां हैं। अगर ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की विकृति है, डिफॉर्मिटी है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो हमारे इसके अंदर दिए गए हैं, रिस्क फैक्टर सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस एज वेल एज सेरिब्रल हेमरेज। तो इसमें जो भी हमारे जो खतरे के जो फैक्टर होते हैं हमारे सेरिब्रल
थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्रेन के हिस्से में ब्लड के अंदर रुकावट आ जाना, ब्लड के अंदर क्लोट बन जाना, थ्रोम्बोसिस एज वेल एज सेरिब्रल हेमरेज। तो सेरिब्रल हेमरेज और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस ये मतलब कि एक ही जैसे रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। अदर रिस्क फैक्टर के अंदर हमारी एडिशनल फैक्टर जो आते हैं, जो कि हमारी बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, जो कि खतरा बढ़ाने में कार्डियक अबनॉर्मलिटी यानी कि हार्ट के अंदर किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। एडिशनल फैक्टर के अंदर ये हमारी आ जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। इसमें क्या करेगी ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जो हमारा हाइपरट्रॉफी यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा फैलाव हो जाना, कार्डियक डायलेशन हो जाना, हार्ट का फैलाव हो जाना, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है उसमें रुकावट पैदा करना, और कार्डियक डायलेशन और कार्डियक के अंदर ज्यादा फैलाव हो जाना। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का पता ही होगा, अपने हार्ट का जो डायग्राम किया है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर हाइपोट्रोफी हो जाना, ज्यादा फैलाव हो जाना, कार्डियक का फैल जाना। तो जब हमारा वेंट्रिकल के अंदर हाइपोट्रोफी होगा तो कार्डियक में डायलेशन अपने आप हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा। डायबिटीज होना, शुगर वगैरह हो जाना, ब्लड एलिवेटेड ब्लड लिपिड्स, तो ब्लड के अंदर जो चर्बी है वो ज्यादा बढ़ जाना, ओबेसिटी मोटापा ज्यादा बढ़ जाना, और स्मोकिंग जैसी जो समस्याएं होती हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस हो जाता है, या फिर ब्लड क्लोटिंग हो जाना, और विकोसिटीज। ठीक है, विस्कोसिटी में क्या आ जाता है, ब्लड का ज्यादा, ब्लड के अंदर जब क्लोट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ब्लड जो है गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। ओरल कॉन्ट्राकैपिटिव यानी कि माउथ से ली जाने वाली जो गर्भ निरोधक होती हैं, तो इन सारी की सारी चीजें जो है रिस्क फैक्टर के अंदर आती है, यानी कि खतरे में आती हैं। ठीक है, और ऑल्दो द रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक आर सिमिलर इज फॉर सीएचडी, तो इनकी जो हमारा रिस्क फैक्टर जितने भी हमारे होते हैं स्ट्रोक के और सीएचडी के यानी कि कार्डियक हार्ट डिजीज के, वो हमारे सेम ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीएचडी जो होती है भी कार्डियक, ये भी कार्डियक यानी कि हार्ट से संबंधित होती है, और इसमें भी कार्डियक का जो कंट्रीब्यूटिंग है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो रिलेटिव है इंपोर्टेंस डिफर, तो इसमें जो भी हमारा रिलेटिव इनका महत्व जो है वो अलग अलग है हमारा, यानी कि सीएचडी का और हमारा जो स्ट्रोक होता है उसका जो महत्व है वो अलग अलग है। सीएचडी अलग फॉर्म, अलग डिजीज हमारी होती है, और स्ट्रोक जो है वो अलग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। लेकिन फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर जो है वो सिमिलर होते हैं इसमें, कि जो इस तरीके के फैक्टर जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे स्ट्रोक के लिए भी हो सकते हैं और हमारे सीएचडी के अंडर भी हो सकते हैं। तो भाई इसमें हम देखेंगे ट्रांसिट इस्केमिक अटैक। ठीक है, तो इसमें टीआईए के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो ये घटना होती है, यानी कि वन फेनोमेना दैट हैज रिसीव्ड ऑफ इंक्रीज attention at the occurrence of TIA in fear of proportions of case that the episode of the focal or receivable neurological deficit of sudden onset of less देन 24 आवर ड्यूरेशन। तो इनका कहना है कि ये जो घटना होती है ये हमारी जो है इंक्रीज होती है अटेंशन ऑफ टीआईए। तो टीआईए की जो समस्या होती है ये हमारी बढ़ती चली जाती है, यानी कि इस घटना में जो ये केस होता है इसके अंदर ये समस्या हमारी बढ़ती है, और ये हमारी क्या करती है फिर आगे न्यूरोलॉजिकल जो भी हमारी कमी होती है, नर्व सिस्टम से संबंधित जो हमारी कम जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो अचानक से हो जाती है। ठीक है, अचानक से हो जाएगी, और 24 आवर तक इसकी ड्यूरेशन होती है, तो मतलब कि 24 घंटे से भी कम समय तक ये रहेगी। तो इसके होने के कारण मतलब कि इससे किस चीज के रिजल्ट होता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टेम्परेरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट होता है ना उसके सर्कुलेशन में किस प्रकार की जब दिक्कत आती है ना, तो उस वजह से ये समस्या हमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें जो टेंडेंसी ऑफ रिटर्न, तो ये मतलब कि अपने आप ही रिक्योरेंस भी हो जाती है, यानी कि इसकी प्रवृत्ति होती है कि अपने आप से थोड़ा सा रिकवर हो जाना। और इसमें जो है माइक्रो एम्बुली पाए जाते हैं। माइक्रो एम्बुली यानी कि जो एम्बुलिज्म होते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर जो क्लोट होते हैं वो छोटी मात्रा में यानी कि माइक्रो पाए जाते हैं हमारे। और ये वार्निंग होती है कि स्ट्रोक के ना जो साइन और सिम्टम जो हम देते हैं, एक वार्निंग देता है, यानी कि भाई यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरीके की चीजें है, तो ये सिम्टम और साइन दिखाते हैं कि स्ट्रोक आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे होस्ट फैक्टर के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि एज है, तो स्ट्रोक जो हमारा होता है ये किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इंसिडेंस रेट जो हमारा इसके अंदर दिया गया है एज का, जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर जो 80% जो लोग होते हैं उनके अंदर स्ट्रोक की वजह से डेथ होती है, जो पर्सन 65 ईयर के अंदर। ठीक है, 80% लोग जो है 65 साल की उम्र में स्ट्रोक की वजह से मरते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में अबाउट 1/5, लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारा 1 से 5वां हिस्सा जो होता है वो स्ट्रोक से 40 साल की कम एज के लोगों के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। स्ट्रोक इन इंडिया यंग बोला जाता है, स्ट्रोक इन द यंग बोला जाता है इसको, यानी कि 40 साल से कम की एज में ये हो जाता है। तो एट्रीब्यूट ऑफ वन यंग पॉपुलेशन ऑफ द शॉर्टनेस लाइफ ऑफ द एक्सटेंसी ऑफ अबाउट 65 ईयर। इसलिए जो हमारी जो यंग जो एज है उसकी जो शॉर्ट लाइफ होकर के कितनी होगी, अबाउट 65 ईयर ही एज रहेगी, यानी कि जो हमारी ज्यादा से ज्यादा जब हम उम्र के हिसाब से देखते हैं तो वो हमारी इतनी रह जाती है, क्योंकि 40 में अगर स्ट्रोक वगैरह की या फिर ब्लड के अंदर किसी भी तरीके की ऐसी तरीके की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इनके अंदर 80% लोगों को 65 की उम्र में हो रहा है डेवलप कंट्री के अंदर। हमारे देश में ये 40 से कम उम्र के लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उनकी एज कितनी होगी, शॉर्टर लाइफ हो जाएगी, तो हमारी 65 ईयर बताई जाती है। जैसे सेक्स में क्या होता है, सेक्स में इन्होंने बताया कि मेल के अंदर फीमेल से ज्यादा जो है मेल के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा पाई जाती है, किसी भी एज में, किसी भी एज के हो, लेकिन मेल के अंदर ज्यादा पाई जाएगी फीमेल की बजाय।
ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री अगर WHO जो स्टडी की है उसके अलावा हमारा जो एक जो 3 क्वाड्रेट्स जो हमारा बताया जाता है इसमें रजिस्टर्ड स्ट्रोक जो है पेशेंट का, तो वो एसोसिएट होता है डिजीज, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर ऐसी दिक्कत होती है तो उसकी हमारी जो पर्सनल हिस्ट्री जो ली जाती है तो उसमें बताया जाता है कि मोस्टली हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जो डायबिटीज, यानी कि इस प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी जो दूसरी बीमारी है वो भी पाई जाती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर शुगर वगैरह की जो समस्या है वो हमारी हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, स्पोर्टिव ऑफ द मोस्ट केस स्ट्रोक ऑफ द नियरली ऑफ इंसिडेंट एंड द स्लोली प्रोग्रेसिव कोर्स ऑफ द जनरलाइज वस्कुलर डिजीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें होगा कि भाई ये जो चीजें हैं ये इन चीजों के चलते धीरे धीरे ये हमारे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि ऐसा योग करेंगे हमारे स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ने में, प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो हमारी जो वस्कुलर डिजीज है वो हमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है कि किसी को भी स्ट्रोक है तो उसको पहले कोई बीमारी है या नहीं है। अगर ये जो हमारा WHO की जो स्टडी की गई उसमें देखा गया है कि स्ट्रोक की जिसको प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज जैसी समस्या पाई गई है पहले से ही, और कार्डियक यानी कि हार्ट से की वैसल से संबंधित भी प्रॉब्लम उनको पाई गई है, तब जाके हमारी स्ट्रोक की प्रॉब्लम उसके अंदर पाई गई है। ठीक है, तो ये पर्सनल हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी थी, मैन के अंदर ज्यादा पाई जाती है। और होस्ट फैक्टर के अंदर जो एज जो होती है वो हमारी डेवलप कंट्री के अंदर 65 होती है और हमारे में 40 से भी कम होती है। इंडिया के अंदर 80% लोगों की डेथ होती है डेवलप कंट्री में इस प्रॉब्लम्स को लेकर के। ठीक है, और इसमें ये होती क्या है, इसमें रिजल्ट क्या दे रखा है, इसमें रिजल्ट दे रखा है कि भाई 24 घंटे तक हमारी रहती है, और इसका कारण हमारा क्या है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें टेम्परेरी तौर पर किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, उसी के रिजल्ट होता है हमारा कि भाई हमारा जो इस्कीमिया का क्या हो जाता है, इस्कीमिया जब ब्लड हमारा ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचेगा, कुछ टाइम के लिए स्ट्रोक हो जाएगा, टेम्परेरी तौर पर हो जाएगा, तो वहां पर ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे रीजन रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो इसके अंदर हमारे स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो भाई इसमें एम क्या होता है हमारा, स्ट्रोक एम ऑफ द स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम। तो स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम का होगा कि प्रोग्राम किस लिए की जाती है, उद्देश्य क्या है इनका, उद्देश्य तो यही है कि कम्युनिटी लेवल में इफेक्टिव मेजर यानी कि इफेक्टिव जो हमारे उपाय हैं वो स्ट्रोक को प्रिवेंशन करने के लिए, स्ट्रोक को रोकने के लिए, स्ट्रोक की रोकथाम करने के लिए हमारे बढ़िया उपाय जो है वो किए जाएं। और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी दी जाती है वो दी जाती है कंट्रोल ऑफ आर्टरीज, यानी कि हमारी जो आर्टरियल वर्क होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी चीजों को कंट्रोल करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें दी जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स पर फर्स्टली जो है वो चीजें इसमें बताई जाती है, यानी कि स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम जो किए जाते हैं उनमें सबसे पहले हमारे जो ब्लड आर्टरीज है उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो इसमें हमारे जो एम है, एम के अंदर हमारा ब्लड आर्टरीज के बारे में तो बताया जाएगा। हाइपरटेंशन से विच ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रोक, तो वही जो हमारा बीपी का जो ज्यादा बढ़ना होता है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रोक होने का। ठीक है, और फिर हमारा इस्कीमिया अटैक, तो IATIA ये भी हमारा बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इसमें वन ऑफ द ईयरलिस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रोक, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण कारण बन जाता है हमारा स्ट्रोक होने का, TIA इस्कीमिक यानी कि ब्लड का ना पहुंचना और ऑक्सीजन का ना पहुंचना। तो इसमें जो हमारा अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, तो इसमें बहुत ही जल्दी जो है इन चीजों को ढूंढकर और इसका उपचार करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्ट्रोक की रोकथाम करने के लिए। और इसमें कंट्रोल करना होता है, डायबिटीज वगैरह पर कंट्रोल करना, एलिमिनेशन ऑफ स्मोकिंग वगैरह का छुड़वाना, पेशेंट को रोकथाम करना, मैनेजमेंट करना, अदर खतरों से बचाना। ठीक है, पॉपुलेशन लेवल और न्यू अप्रोच, तो ये पॉपुलेशन की दृष्टि से हमारा न्यू अप्रोच की दृष्टि से हमने ये वर्क करना है कि किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम रोकथाम करेंगे खतरों की, ताकि स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम जो है ज्यादा ना बढ़े। तो इसमें जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो अक्यूट स्ट्रोक, जो लार्जली कंट्रोल ऑफ द कॉम्प्लिकेशन फैसिलिटीज ऑफ द लॉन्गर टर्म फॉलो ऑफ द पेशेंट आर द एसेंशियल्स। तो इसमें जो इलाज किए जाते हैं वो हमारा अक्यूट स्ट्रोक जो होता है वो हमारा जो कंट्रोल किया जाता है उसके सारे के सारे जो कॉम्प्लिकेशन है, आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फैसिलिटेड जो हमारे बहुत ही लंबे टाइम तक जो हमारी चीजें चलने वाली होती है पेशेंट के अंदर, जो जरूरी चीजें होती है उन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। तो कंट्रोल कॉम्प्लिकेशंस के सारे पे कंट्रोल करोगे, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं सब पे ध्यान दिया जाएगा। लंबे समय तक पेशेंट की सारी जो जरूरतें होती है उनको फॉलो किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी हेल्थ पर्सनल हेल्थ के बारे में, और पब्लिक के जो सारे के सारी जो जरूरी चीजें होती हैं प्रोग्राम्स के अंदर सबसे पहले जो एजुकेट की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें पर्सनल यानी कि पर्सनल हेल्थ या हाइजीनिक चीजों के बारे में पब्लिक को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बताया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो अपना ख्याल खुद रख सके, खाने का, पीने का, एक्सरसाइज वगैरह का, ताकि ब्लड के अंदर इस तरीके की समस्या आए ही ना। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होता है इसमें जो है रिलायबल नॉलेज होनी चाहिए, सच्ची और अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सटेंड द प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिटी कंसर्न इज एसेंशियल्स, और इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए ना कम्युनिटी के अंदर आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वाली नॉलेज होनी चाहिए, जो कि सही भी हो, एक्यूरेट नॉलेज और रिलायबल नॉलेज आपको होनी चाहिए इस प्रोग्राम को करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम जो कि स्ट्रोक से रिलेटेड है, स्ट्रोक क्यों हो जाता है और किस तरीके से उसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं और किन किन चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं, तो वो इसके अंदर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।